बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डिसीजन मेकिंग। सी प्लस प्लस को मद्देनजर रखते हुए हम डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह एक प्रोग्राम डिसीजन करता है कि उसने क्या काम करना है। एवरी एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट यूज ना हुआ हो। डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे मेथड्स आएंगे, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग है क्या चीज? हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, एक वेबसाइट ओपन होती है, वो हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड मांगती है, लेट्स से याहू, गूगल, जीमेल। तो आप जहां भी ओपन करते हैं वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड डिमांड किया जाता है। अब ये देखें, पासवर्ड और यूजर नेम अगर ठीक दिया तो वो आपको मौजूदा आपके अकाउंट की तरफ ले जाएगा, वरना आपको मैसेज देगा। इस काम को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसाइड करना, आपको वहां भेजना है, आपको अगला पेज दिखाना है या नहीं दिखाना। घर में कोई मेहमान आता है, आप बाहर देखते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं और फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इसको अंदर आने देना है, नहीं आने देना। शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के अंदर कितनी डिस्काउंट देनी है और किस लेवल पे जाके देनी है। तो इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस रियल लाइफ में आएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएंगे, वहां हमें जरूरत पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट्स आएंगी, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बड़ी डिटेल में हम इन चीजों को देखेंगे। डिसीजन बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। टेक्निकल नेम है उसका। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जो डिसीजन बनाने के लिए हमें जरूरत होते हैं, और इन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होगा, आउटपुट आएगी, वो ट्रू या फॉल्स आएगी। पासवर्ड, यूजर नेम करेक्ट है, इसकी एक डिसीजन स्टेटमेंट बन गई, और इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आया इट मींस के पासवर्ड ठीक है, तो इसको गो जाने दो। एटीएम में आपने कार्ड डाला, अपना कोड डाला, कोड दुरुस्त है या नहीं, इसका एक दो आउटपुट आती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो मतलूबा काम करने दें, अगर फॉल्स होगी तो वो काम ना करने दें। तो इस तरह के जो हमने डिसीजन बनाने के लिए, जो कंडीशन बनाने के लिए, इसको कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को बनाने के लिए जिस ऑपरेटर की जरूरत होती है उसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। और ये 6 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस है। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए, डबल इक्वल टू दोनों की वैल्यूज इक्वल चेक करने के लिए, क्या दोनों वैल्यूज बराबर हैं। हम डिटेल में भी इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली वैल्यू बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। 9 लेस देन 25, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू कंपेयर होंगी ऑपरेटर के मुताबिक। ऑपरेटर यहां पे क्या लगाया गया है? लेस देन के, क्योंकि मैथमेटिक्स बिलोंग टू इंग्लिश, तो लेफ्ट वैल्यू लेस देन है 25 राइट वैल्यू से, या 25 ग्रेटर देन है 9 के। अगर ये ट्रू है तो आउटपुट इस स्टेटमेंट की कुछ भी और रिजल्ट नहीं आना, यहाँ पे जो आउटपुट आनी है वो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। प्रोग्राम में इसको यूज करके एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे। इसी तरह सारे ऑपरेटर्स का यूज किया गया है, एग्जांपल दी गई है। चलिए जी अपनी पहली स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं हम। इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस के अंदर ऐसी स्टेटमेंट है, बल्कि सारी हर किस्म की लैंग्वेजेस के अंदर इफ स्टेटमेंट मोस्टली यूज होती है। तो इफ स्टेटमेंट क्या करती है, एक कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को चेक करेगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है
तो उस इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ट्रू नहीं है तो वो वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी जो ट्रू की स्टेटमेंट के अंदर दिए गए हैं। ये एक फ्लो चार्ट की मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो एक छोटे से प्रोग्राम से हेल्प लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट अ नंबर एंड चेक इट इज पॉजिटिव नंबर। ये चेक करना है क्या ये पॉजिटिव नंबर है, क्या ये कोड दुरुस्त है, क्या ये वैल्यूज जो है वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रही है। एक नंबर गेट करेंगे। तो नंबर गेट करने का मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वही एक नंबर को स्टोर करने के लिए हमने इंट नंबर लिया और फिर इसको सीन करवा के नंबर के अंदर कोई सा भी नंबर जो है वो स्टोर करवाया। इंटर एन इंटीजर कोई सा भी आप मैसेज उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये इफ का स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए हमारे पास ये इफ रिजर्व वर्ड है जो इंडिकेट करता है कि यहां से इफ कंडीशन स्टार्ट हो गई, यहां पे कोई कंडीशन लगाई जाएगी। कंडीशन बनाई हमने रिलेशनल ऑपरेटर से, ऑपरेटर की मदद से। वो जो नंबर हमने गेट किया है उस नंबर के ऊपर कंडीशन लगाई, नंबर ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन बना ली। अब ये वाली लॉजिक हमने अपने तरफ से बनानी है। हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पे लॉजिक कौन सी लगती है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये कंडीशंस खुद बनाने वाले बन जाएंगे। तो वो नंबर जो गेट किया है, वो जो नंबर सी इनके थ्रू हमें किसी ने दिया है, उसके ऊपर कंडीशन लगाई। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0, हर वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। लिहाजा ये हमारी इट इज पॉजिटिव नंबर, यहां पे कंडीशन पे चेक किया है। अगर ये ट्रू हो तो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ का हिस्सा है। इफ स्टेटमेंट का ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होंगी। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन में कुछ भी दिखा सकते हैं आप। एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दें, उससे रेलिवेंट प्रिंट करवा दें या इररेलेवेंट प्रिंट करवा दें। प्रोग्राम की कंडीशन के ऊपर है कि अब चेक करें नंबर पॉजिटिव है तो पाकिस्तान प्रिंट करवा दें, तो यहां हम प्रिंटिंग में पाकिस्तान कर देंगे। नंबर पॉजिटिव है तो ये प्रिंट कर दे कि यू आर एलिजिबल। नंबर पॉजिटिव है तो नंबर को ही प्रिंट कर दे तो हम नंबर को प्रिंट करवा देंगे। ये काम तब होगा जब नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और ये वाली स्टेटमेंट सी के बाहर है, इफ के बाहर है, तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। इसने चेकिंग वाली पोजीशन में नहीं आए। अगर इसको भी इसके अंदर रख दें तो ये दोनों स्टेटमेंट अब कंडीशन का हिस्सा बन जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, और ये कंपाइल एंड रन। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही प्रोग्राम ने पहला जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले कर दी और उसके बाद सी इन पे जाके प्रोग्राम रुक गया। इंटर एन इंटीजर, हम कोई सा भी इंटीजर इंटर करते हैं। 45 मैंने इंटर किया, इंटर की दबाई। अब उसने यू इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 45 इस लाइन पे आ गया। इस लाइन पे आके प्रोग्राम ने चेक किया कि जो नंबर एन में रखा हुआ था, नंबर में रखा हुआ था, वो ग्रेटर देन 0 है। 45 ग्रेटर देन 0 है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इस प्रोग्राम ने ये सारी की सारी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। इस सारी स्टेटमेंट में क्या था, यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर एक स्टेटमेंट थी और उसके साथ फिर वो नंबर भी प्रिंट किया और इसके एंड पे फिर एक लाइन को भी प्रिंट कर दिया। एंड लाइन अप्लाई किया तो वो नई लाइन पे आ गया। नई लाइन के अंदर इफ के बाहर वाला स्ट्रक्चर, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब टेस्टिंग का मेथड ये है कि वो वैल्यूज भी दें जो रॉन्ग होंगी। -5 पॉजिटिव नंबर नहीं है, लेस देन 0 है। देखें इसको प्रिंट करने से सिर्फ दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वो लाइन प्रिंट हुई जो इस स्टेटमेंट से बाहर थी। अगर इस स्टेटमेंट को भी हम यहां से कॉपी करें, कट कर दें और ये ब्रैकेट्स के अंदर जितनी चीजें रखेंगे वो
इफ स्टेटमेंट का या डिसीजन का इंटरनल पार्ट होगा, डिसीजन का हिस्सा होगा। अब अगर हमने पॉजिटिव नंबर दिया दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, अगर पॉजिटिव नंबर नहीं दिया, नेगेटिव नंबर दिया तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। -2 नंबर इंटर किया मैंने, देखिए कोई लाइन भी प्रिंट नहीं हुई। इफ एल्स सिंपल इफ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास C+ का प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। एक नंबर गेट करे और फिर बताए वो नंबर इवन है या ऑड है। उसी तरह हमने वो नंबर गेट करना है तो C अप्लाई करेंगे, नंबर गेट हो जाएगा। अब उस नंबर को ये चेक करना हो, किसी भी नंबर को, कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, वो नंबर लें। वो नंबर किस में लिया हुआ है? I में हमने लिया हुआ है। I रिमाइंडर 2, उस नंबर को 2 पे डिवाइड करें और डबल इक्वल टू कि यहां से पे जो रिजल्ट आएगा I रिमाइंडर 2 का रिजल्ट क्या आएगा। अगर I 7 हुआ तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जितना कंप्लीटली डिवाइड हो गया वो ठीक है, जो बाकी बचा, रिमाइंडर बचा, हमें इस ऑपरेटर ने वो रिटर्न करना है। 3 क्वोशिएंट आएगा या आंसर होगा और बाकी जो बचेगा वो 1 होगा। अब 1 और डबल इक्वल टू 0 किया हुआ है कि इस साइड, ये साइड बराबर नहीं है, लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन होगी। अच्छा, ये साइड बराबर है, 1 के इक्वल आ गया तो ये नंबर ऑड प्रिंट हो जाएगा। हमने इफ कंडीशन लगाई, ये वाली नहीं रन हुई, फिर ये कंडीशन लगाई, तो एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा इफ अप्लाई की जा सकती है। उसी नंबर को 2 पे डिवाइड करके कहा अगर इसका आंसर 1 है तो नंबर ऑड है। इसी से रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर सिंपल इफ का यूज होता है और लीप ईयर फाइंड करना है। इसके अलावा नंबर किसी डिजिट पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, रिवर्स करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स इससे रेलेवेंट आएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस से, स्टेटमेंट समझने से आपको कुछ ना कुछ इसकी समझ आ जाएगी। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ एल्स स्टेटमेंट है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक कंडीशन होगी और 2 उसके ब्लॉक्स होंगे, यानी कि 2 आउटपुट्स होंगी। ट्रू होने पे तो हमने अंडरस्टैंड किया है कि इफ को अगर देखें तो वो सिर्फ ट्रू होने पे काम करती है। और अगर हमारे प्रोग्राम की कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमें फॉल्स की बॉडी पे भी कोई काम करवाना है कि अगर ये ना हो तो फिर वो ये वाला काम करे, तो एक कंडीशंस चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू ब्लॉक के अंदर जो भी आप हम चीज़ देंगे वो वाली एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो अब ये डायरेक्शन पे ये पाथ नहीं आएगा, फॉल्स वाले पाथ पे जाएगा। उसके अंदर भी एक स्टेटमेंट्स हैं, वर्क है, कुछ कह लें कि उसकी अपनी बॉडी है, और फिर देखें ये काम होने के बाद ये ट्रू वाली बॉडी के बाहर आएगा और यहाँ पे लास्ट पे भी कोई काम है तो वो दोनों फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इस कंडीशंस को कहते हैं इफ एल्स। इसमें एल्स वाले हिस्से पे भी कोई काम हो रहा है। अब इस प्रोग्राम की मदद से, कोड की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। यहाँ पे मैंने कमेंट्स को के अंदर प्रोग्राम लिख दिया, राइट C++ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ग्रेटर। लास्ट टाइम में हमने इवन ऑड को नंबर देखा था, चलें उसी को देखते हैं कि C++ का प्रोग्राम लिखें जो चेक करे कि नंबर इवन है कि ऑड है। अब ये अंडरस्टूड बात है कि अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा और अगर नंबर ऑड नहीं है तो वो इवन होगा। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी ही है। अगर इंसान जिंदा नहीं है तो वो मर चुका है, ठीक है। तो एक कंडीशन चेक करने के बाद फिर चेक करने के लिए ये एक्स्ट्रा बर्डन है, प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये एक और स्ट्रक्चर भी हमारे पास है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे पहले हमने इवन ऑड को देखा था सिर्फ सिंपल इफ को यूज करते हुए। देखें, जब इवन को देखना है तब भी इफ लगाई है, जब ऑड को देखना है तब भी इफ लगाई है। और अगर एल्स का यूज करें तो हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग ये होगी कि हम इवन को चेक करेंगे। अगर इवन की कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो, एल्स वर्ड आ जाएगा इफ की जगह के ऊपर।
एल्स क्या करे, वो ऑड को प्रिंट कर ले। कंडीशन एक चेक होगी तो इस कंडीशन के दो ब्लॉक्स हैं। एक इसको ट्रू ब्लॉक कहते हैं कि इफ के बिल्कुल साथ वाला जो ब्लॉक होगा वो इफ कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा ब्लॉक एल्स वाला है कि अगर कंडीशन ट्रू ना हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू ना हुई, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। स्टार्टिंग पे देखें नंबर की डिमांड नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे ही एक इंटीजर लिया i और i को सीन करवा दिया, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी है तो सीन से पहले सी आउट करवा के प्लीज इंटर अ नंबर कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने नंबर दिया 11। अब 11 चेक हुआ और ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो देखिएगा 11 जो है वो दूसरे ब्लॉक के पास जाएगा, फॉल्स, ऑड नंबर। इसके अंदर स्टेटमेंट, इसके अंदर हम वो नंबर i को भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम की तरफ जाएंगे तो कैलकुलेशंस भी हम उसमें परफॉर्म करेंगे। एक और प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ग्रेटर। एक प्रोग्राम लिखें जो दो नंबर्स को ले, दोनों में से बताए कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब एक नंबर की जगह पे हमने दो नंबर को स्कैन करवाना है। प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अच्छा, ये वाले हिस्से को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता, ये तकरीबन हर दफ़ा इसमें चेंजिंग नहीं आनी, जहाँ चेंजिंग आएगी वहाँ हम अप्लाई करेंगे। ये जो हेडर फाइल है iostream.h, इसमें सी इन सी आउट के फंक्शन पड़े हुए हैं और std को भी हमने शुरू में डिस्कस किया था। पर इसको एज इट ही लिखेंगे, जितनी भी चेंजिंग आएगी प्रोग्राम की वो मेन के बाद आएगी। अब एक प्रोग्राम लिखना है जो नंबर बताए कि ग्रेटर है नहीं ग्रेटर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो प्रोग्राम को हमने स्टेटमेंट दे दी इंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर हमने रख लिया n के अंदर। नेक्स्ट नंबर लिया हमने वो m में रख लिया, और दोनों ही हमने ऊपर इसमें इंटीजर लिए हुए हैं। और यहाँ पे चेक कंडीशन लगा दी कि नंबर चेक करे कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन है या नहीं, या पॉजिटिव नहीं आना, नंबर इज ग्रेटर। कमेंट्स हैं ये आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह मर्जी एक्सप्लेन कर लें, राइट कर लें, वो इस पे कोई एरर नहीं आएगा, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंडीशन लगाई इफ n ग्रेटर देन m, n बड़ा है, n में पहला नंबर है, लिहाजा हमने इसके अंदर लिख दिया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और फिर हमने नंबर को भी प्रिंट करवाया और न्यू लाइन पे भी वो चला गया है। फॉर्मेट है स्टेटमेंट को लिखने का, आपकी मर्जी है, अकेला नंबर प्रिंट करवा लें, अकेले स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लें, दोनों को प्रिंट करवा लें, या कुछ और कैलकुलेशंस भी करवाई जा सकती हैं। एल्स में आ गया, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसमें, अगर दोनों नंबर इक्वल्स हों तो फिर क्या हो, तो तीसरी कंडीशन आ गई, तो उस सिचुएशन में ये वाला जो ब्लॉक होता है ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। इफ और एल्स वाला, इफ एल्स वहीं पे सूटेबल है जहां पे कंडीशन एक हो और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 2 निकलते हों, 2 से ज्यादा भी नहीं, कम तो निकलेंगे ही नहीं ना। किसी भी स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। उससे हट के अगर आए कि देखें नंबर ग्रेटर भी हो सकता है, नंबर लेस भी हो सकता है, और नंबर इक्वल भी हो सकते हैं। अब इक्वल वाला मैंने यहाँ पे कमेंट्स में दे दिया कि ये वाला काम नहीं होगा। इसी प्रोग्राम को अगर हम सिंपल इफ के साथ परफॉर्म करें, नंबर इज ग्रेटर नंबर वाला प्रोग्राम अगर हमने सिंपल इफ के साथ परफॉर्म करना है, उस सूरत में क्या होगा, हमने 2 नंबर गेट कर लिए, नंबर 1 नंबर 2, फिर हमने इफ लगाई, अगर नंबर n1 ग्रेटर देन है m1 से तो प्रिंट कर दे कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, नंबर को भी प्रिंट करवा दे। फिर इफ कंडीशन लगाई और फिर कहा कि सेकंड नंबर ग्रेटर है, और फिर हमने एक और इफ लगाई और वहां पे हमने कहा कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, 3 कंडीशंस लगी हैं, तीनों का में से एक ही पॉजिटिवली चलेगी।
क्योंकि नंबर या ग्रेटर होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। इस सिचुएशंस के अंदर वो जो हमारा सिंपल वाला प्रोग्राम इफ एल्स वाला होगा वो इतना इफेक्टिवली नहीं होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ये इफ वाले प्रोग्राम के साथ हम इसको कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है फर्स्ट नंबर दें, हमने फर्स्ट नंबर 5 एंटर किया, फिर फर्स्ट नंबर फिर भी 5 दिया। अब इस सिचुएशन के अंदर वो क्या बता रहा है, बोथ नंबर इक्वल, क्योंकि हमारी थर्ड स्टेटमेंट्स पे जाके, थर्ड इफ पे जाके ये क्वालिफाई कर गया, कोड इसने कंपेयर हुआ और ये वाली स्टेटमेंट आउटपुट आ गई। ये स्टेटमेंट जो है वो इफ से बाहर है, ये हर दफा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, जस्ट इसको कहने के एक्सप्लेन किया गया है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज होगी वो उस इफ का हिस्सा होगी। अब सिंपल इफ है ये हमारे पास। इसी प्रोग्राम को हम इफ एल्स की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ एल्स की सूरत में क्या होगा, ये थर्ड कंडीशन प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि इफ है तो वो एल्स में आएगा। ये प्रोग्राम अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें और फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया 8, सेकंड नंबर हमने एंटर किया 5, तो इसने कहा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम को दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसी स्टेटमेंट से हम इसे 5 नंबर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर भी 5 दिया है। अब इस सूरत में वो कह रहा है कि सेकंड नंबर ग्रेटर है और वो 5 है, जबकि हमारे प्रोग्राम के अंदर ये दोनों नंबर इक्वल हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया, प्रॉब्लम हमारी लॉजिक के अंदर आया। उसने चेक किया कि पहला नंबर n ग्रेटर देन m है, तो 5 से ग्रेटर तो नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने की सूरत में दोबारा चेकिंग नहीं है, जस्ट एल्स वाले हिस्से पे गया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस सिचुएशन में हमें C++ एक और स्ट्रक्चर देती है जिसे हम कहते हैं इफ एल्स और फिर उसके बाद इफ का कॉन्सेप्ट। उसी तरह हमने 2 नंबर ले लिए n और m और उनको सील करवा लिया, m को भी n को भी, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ n ग्रेटर देन m देन क्या हो, ये स्टेटमेंट आउटपुट में आ जाए। ठीक हो गया। एल्स के अंदर एक और इफ लगाई और फिर क्या हुआ, फिर चेक किया कि नंबर लेस देन तो नहीं है। अगर लेस देन है तो सेकंड नंबर बड़ा होगा। एल्स अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो फिर वो नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर नंबर बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली वो इक्वल होगा। तो इफ एल्स, किसी एल्स के अंदर, इफ के अंदर एक और इफ का लग जाना, उसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं। और इफ एल्स इफ इसी तरह आगे जितनी भी कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती जाएंगी। लेट्स से हम 2 वैल्यूज लेते हैं और एक ऑपरेटर ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि ऑपरेटर अगर प्लस है तो प्लस एग्जीक्यूट कर दे, माइनस है तो माइनस कैलकुलेट करे। ये सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम नेक्स्ट हम उसको भी परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम 4-5 ऑपरेटर्स को चेक किए और अगर उनमें से कोई ऑपरेटर्स नहीं है तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। फर्स्ट नंबर मांगा उसने 5, सेकंड नंबर 5 दिया, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन आर ऑड। हम इसको पहले इफ के साथ भी एग्जीक्यूट करके चेक कर चुके हैं। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। अब हमने प्रिंटिंग नहीं करनी, कैलकुलेशंस करनी है कुछ, कि हमारा प्रोग्राम यूनिट ले और फिर उस यूनिट की बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन करे मुख्तलिफ किस्म के बिल्स की। और उसका क्राइटेरिया ये दिया गया है कि अगर यूनिट 1 से 100 के दरमियान में है तो पर यूनिट जो है वो 5 रुपीज़ चार्जेस होंगे। अगर 70 है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5, जितने भी यूनिट उसे मिले हुए होंगे।
अगर 101 से 200 के दरमियान में है तो यूनिट रेट ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, और अगर अबव देन 300 है तो 15 रुपीज़ जो है पर यूनिट उसका एक्सपेंस आएगा। अब ये मुख्तलिफ कंडीशंस बनती हैं, मुख्तलिफ हम इसको इफ़ के अंदर, इफ़ एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इफ़ में कंडीशंस लगा सकते हैं। इट डिपेंड ऑन, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे डिप्लॉय कर रहा है। तो इसके लिए हम एक इंटीजर लिया, हमने यूनिट यू ले लें, यूनिट पूरा लिख लें, आपकी मर्जी, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। अब यूज़र से हम उसकी यूनिट अगर गेट करने हैं तो हम सी इन करवाएंगे, और शुरू में एक स्टेटमेंट दे दी, इंटर द यूनिट ऑफ यूजेज, जस्ट अ स्टेटमेंट, प्लीज इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के नंबर इंटर कर दें। अगर वो 100 इंटर करे तो 500 उसका बिल कॉस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हमने लगाई, इफ यूनिट लेस देन आर इक्वल टू 100, लेस देन 100 हो या 100 के इक्वल हो, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी कि यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम उस सी आउट करते हुए भी फार्मूला अप्लाई करवा दें तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसको हम रिजल्ट में स्टोर करवाएं और बाद में रिजल्ट को सी आउट करवा दें तो भी कह लें कि ना वो आउटपुट सेम ही आएगी। यानी कि एक एग्जीक्यूशन का डिस्प्ले करने का एक मेथड ये भी है। तो हमने अपने इफ कंडीशन के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर अगर हम किसी ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं ना तो वो हमें उसका एरिया बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफ की हैं। ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब यूनिट जो है वो लेस देन 100 होगा और 100 के इक्वल होगा, और यही हमारी पहली कंडीशन है। और उसमें उस यूनिट जितने भी होंगे, अगर लेस देन 70 हो तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारा बिल कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो एल्स वाले हिस्से पे जाएगा। एल्स के अंदर फिर इफ लगाई कि अगर 100 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इट मींस कि 100 से अबव है, तो 100 से अबव क्या बनेगा, 101। इस कंडीशन के ऊपर आएगा ही तब जब 101 से ऊपर, 101 या इससे अबव वैल्यूज आएगी यूनिट्स की, क्योंकि अगर लेस देन हो, इक्वल टू 100 हो तो यहीं पे एग्जीक्यूशन होगी और स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम आगे एल्स वाले हिस्से पे जाएगा ही नहीं। इफ एल्स को हम स्टडी करके आए हैं। एल्स का मतलब अगर ये वाली कंडीशंस फॉल्स हुई फिर एल्स वाली कैलकुलेशन के ऊपर आए, और अगर यही कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसी को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो सेकंड, हम जब एल्स वाले हिस्से में आए तो हमें फिर एक कंडीशन है कि 101 से लेके 200 यूनिट्स हों। 101 पे पहुंचेगा ही तब जब एल्स वाली ट्रू होगी, एल्स वाले हिस्से पे आएगा ये कंडीशन, यानी कि फॉल्स होगी, फिर वो एल्स पे आएगा। और ये कंडीशन कब फॉल्स होती है, जब 100 से ऊपर यूनिट्स आएंगे, और 100 से ऊपर यूनिट जो है वो 101 से स्टार्ट होते हैं। लिहाजा हम सिर्फ अपर लिमिट अगर बता देंगे तो हमारा प्रोग्राम की लॉजिक बन जाएगी कि अगर यूनिट लेस देन 200 है, एल्स वाले हिस्से पे आया 101 की वजह से, और अपर लिमिट हमने बता दी कि यूनिट अगर 200 से लेस देन है तो कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन किस तरह परफॉर्म हो रही है कि जो फर्स्ट 100 हैं उसको मल्टीप्लाई बाय करें 5 से, और बाकी यूनिट्स में से 100 माइनस कर दे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 7 से। ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा और हमारी कैलकुलेशन होगी। फिर एल्स वाले हिस्से पे आ जाए, अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 200 भी नहीं है, इट मींस कि वो 200 से अबव है, और 200 और 300 के अबव क्या थे, 10 रुपए पर यूनिट। एल्स अगर यूनिट लेस देन और इक्वल टू 300 है
तो बिल की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, सी आउट फर्स्ट हमने जो 100 यूनिट्स हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट 100 जो होंगे वो 7 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 101 से लेके 200 तक जो यूनिट दिए गए हैं वो 700 होंगे, 7 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट्स बचेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। करली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो पहले माइनस होगा, यूनिट में से 200 माइनस हो गए, 200 100 पहले वाले, 100 ये वाले, और ये माइनस होके जो रिमेनिंग होगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट होके ये हमें रिजल्ट दे देगा। इसी तरह अगर लास्ट वाली ऑप्शन है कि अगर ग्रेटर देन 300 है, फिर क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 300 हो तो फिर फार्मूले के मुताबिक उसी तरह परफॉर्म करते हुए लास्ट वाले को मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। अगर यूनिट इन सब से हटके हो, मतलब लेट्स से अगर कोई रॉन्गली दे देता है, माइनस में दे देता है, तब वो एल्स वाले हिस्से पे जाएगा। एल्स वाले के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, रॉन्ग अमाउंट, बिल अमाउंट इज नो वैल्यू। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट से दे सकते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पे सी आउट पे आया था, इंटर द यूनिट ऑफ यूसेज। आप इस यहाँ पे कुछ यूनिट दें, फॉर एग्जांपल हम 102 दे देते हैं, तो वो इफ कंडीशन चेक करेगा और उसके मुताबिक उसका फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देगा कि फर्स्ट जो हमारे पास 100 यूनिट है वो 5 रुपीज के हिसाब से 500, एंड नेक्स्ट 2 यूनिट्स जो है वो 7 रुपीज के लिहाज से कैलकुलेट करेगा, तो 540। प्रोग्राम को डिफरेंट किस्म के इनपुट्स दें, उसके रिजल्ट्स देखें और वो रिजल्ट्स जो आपको पहले से मालूम है उसको अप्लाई करके देखें। एक दफा इसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम माइनस में देते हैं कि हमने -10 यूनिट दिए उसे, तो देखें बिल अमाउंट इज -50। अच्छा, ये -50 क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट जो है हमारी कंडीशन ही ट्रू होगी कि यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो -10 लेस देन 100 है, लिहाजा उसने मल्टीप्लाई करके उसको -5 हमें वैल्यू दे दी, -50। इस चीज को भी अगर कंट्रोल करना है कि वो 1 से 100 हो, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ मेथड हैं। हम शुरू में इफ लगाएं कि वो अगर 1 से लेस देन है तो वो क्या करे, वो आउटपुट में बता दे कि यूनिट्स जो हैं वो आप माइनस में दे रहे हैं, तो एक इफ उसके स्टार्ट पे लगा दे, फिर एल्स पे तब आएगा जब 1 से ग्रेटर देन होंगे। तो आप अपनी इस एग्जीक्यूशंस को, इस प्रोग्रामिंग की इस स्किल्स को, लॉजिक को इम्प्रूव करते रहें, बार बार अपने एग्जीक्यूट करके प्रोग्रामों को उसकी आउटपुट चेक करते रहें और नए नए मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते रहें। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, सी का एक प्रोग्राम राइट करें। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर या कैलकुलेटर हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। कि सिंपल कैलकुलेटर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं और उनके ऊपर कोई ऑपरेटर काम करता है। 2 + 2 4 बनाने के लिए हम उसको लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम, इसमें के अंदर हम 2 वैल्यू को गेट करेंगे, फिर एक ऑपरेटर गेट करेंगे और जो ऑपरेटर होगा उसके मुताबिक उन वैल्यूज पे वो काम परफॉर्म हो जाएगा। एक नई चीज इसके अंदर आएगी, इंटीजर 2 वैल्यू हमने m और n ले लिए। नेक्स्ट हमने एक करैक्टर OP लिया, ये करैक्टर CHAR, डाटा टाइप
हमने अभी तक इंट और फ्लोट पे ही काम किया कि अगर पॉइंट वाली वैल्यूज लेनी है तो फ्लोट, और अगर बगैर पॉइंट के होल नंबर्स हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं तो उसे एज ए इंट के तौर पे ले लेंगे। करैक्टर ऐसी डाटा टाइप है जो एक करैक्टर प्रोग्राम के अंदर गेट किया, स्टोर हो सकता है इसके अंदर। हमारा ऑपरेटर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक सिंबल है और ये एक करैक्टर ही कंसीडर होता है, यानी कि ये करैक्टर के अंदर ही आएगा। तो हमें इसको स्टोर करने के लिए एक करैक्टर की जरूरत पड़ी, वो हमने ओपी के नाम से करैक्टर ले लिया। उसी तरह हमने मैसेज दिया, वैल्यू एन में स्टोर करवाई, फिर मैसेज दिया, वैल्यू एम में स्टोर करवा दी, और नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इंटर ऑपरेटर और वैल्यू ओपी में स्टोर करवा दी। अब चेक किया हमने, इफ ओपी डबल इज इक्वल टू प्लस। एक और बात है कि प्लस जो है वो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमे में दी। करैक्टर जो होंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमे में ही कंडीशन के अंदर दिए जाएंगे। अगर इंटीजर होता तो या फ्लोट होता, फ्लोट के ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एक आधा प्रोग्राम उस पर भी हम अप्लाई करके देखेंगे। तो ओपी जो है उसके अंदर एक करैक्टर पड़ा हुआ है, अगर वो करैक्टर प्लस है, इक्वल टू है, तो ये वाला काम परफॉर्म हो। अब इसमें हमने रॉन्गली लिखा हुआ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो इसने इसको एज इट ही प्रिंट करवा देना है। अगर हम सम लिख देंगे तो वो सम वर्ड प्रिंट करवाएगा, इज इक्वल टू साथ कर दिया, और फिर हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया। कॉन्कैटिनेशंस दो चीजों को आपस में मिला देना। तो एक स्टेटमेंट हमारी ये है और दूसरी स्टेटमेंट हमने n प्लस m जो नंबर्स थे और उनमें प्लस का ऑपरेटर साथ शामिल हो गया। अगर कंडीशन प्लस है तो वो प्लस करें, एंड लाइन नई लाइन पे स्टेटमेंट चली जाएगी, प्रोग्राम अब नई लाइन पे चला जाएगा। अगर प्लस नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर वो एल्स पे आएगा। एल्स पे एक और कंडीशन लगाई, हमने चेक किया कि प्लस नहीं है तो फिर माइनस देख ले। अगर माइनस है तो वो यहाँ पे माइनस कर दे और इसको सब्ट्रैक्शन लिख दे डिस्प्ले के लिए। एल्स अदरवाइज प्रोग्राम के इस हिस्से पे आए, यहाँ पे इफ हमने लगाई कि अगर ओपी में हमारे पास स्टैरिक पड़ा हुआ है, स्टैरिक मल्टीप्लिकेशंस, एक्स नहीं आएगा, स्टैरिक इसमें दिया गया है। एक्स भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो उसने एज ए सिंबल के तौर पे लेना है, और फिर इसको हमने डिस्प्ले कर दिया कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, एन स्टैरिक। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज होगा, यहाँ एक्स यूज नहीं होगा, एरर आएगा। और अगर ये वाली कंडीशन भी नहीं अप्लाई होती, फिर वो एल्स वाले हिस्से पे आए। यहाँ फिर हमने चेक किया कि वो जो ओपी के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है वो इस तरह की तो नहीं है। अगर इस तरह की है तो फिर वो डिवाइड कर दे उन n और m को। और अगर ये सब कंडीशंस नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो फिर क्या करे? तो फिर वो इस वाले हिस्से पे आके रॉन्ग ऑपरेटर डिस्प्ले किया और कहा ये ऑपरेटर ही रॉन्ग है। चले जी, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लाइन के अंदर हमने फर्स्ट नंबर दिया 10। इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमने दे दिया 5। इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर हम दे रहे हैं स्टैरिक, तो हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई 50। पहले प्लस चेक हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर जब स्टैरिक वाले हिस्से में आया तो उसने कहा हाँ ये स्टैरिक यूज हुआ है, स्टैरिक स्टोर हुआ है ओपी के अंदर। और अगर स्टैरिक ओपी के अंदर स्टोर हुआ है तो उसको ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें क्या था, इसमें एक सी आउट थी और सी आउट के अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, देन उसके साथ इसका आंसर था कि जो फर्स्ट नंबर है स्टैरिक कर दे एम के साथ। अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे हम गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टैरिक की जगह पे यहाँ -c लिख देते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसी प्रोग्राम को चेक करते हैं
10 नंबर दिया, फिर 5 नंबर दिया, तो प्रोग्राम ऑपरेटर दिया हमने वही स्टैटिक, और ये देखें हमें आंसर जो है वो 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम प्रोग्राम में एक मिस्टेक की, n-m कर दिया मल्टीप्लाई करने की बजाय। तो प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो एक डल मशीन है, उसको नहीं पता कि आपने स्टैटिक को चेक किया है तो यहाँ स्टैटिक आना चाहिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो ये हमने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दी, उसने वो स्टेटमेंट प्रिंट कर ली, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन के अंदर ऑपरेटर दिया उसके मुताबिक उसने उसको परफॉर्म किया है। अब यही प्रोग्राम एक नए मेथड से परफॉर्म करते हैं कि यही अरिथमेटिक कैलकुलेटर होगा, लेकिन हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या चीज है? स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ के लिए यूज होती है, और इसका मेथड भी उससे सिमिलर, जहां पे एक से ज्यादा चॉइसेस हों और उनमें से आपने एक चॉइस को चूज करना हो, वहां पे स्विच स्टेटमेंट भी यूज की जा सकती है। अब ये आप पे प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, वो इफ को यूज करे, वो इफ एल्स को यूज करे, वो स्विच को यूज करे, तो ये उसकी अपनी चॉइस है। कुछ काम सबके साथ हो रहे होते हैं, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ काम एक स्टेटमेंट के साथ नहीं हो रहे होते, दूसरी स्टेटमेंट के साथ वो ज्यादा सूट कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में हम वही स्टेटमेंट को, वही स्ट्रक्चर को, उसी मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हम आम लाइफ के अंदर ये चीजों को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, थोड़ा सा पानी, तो हम गिलास भी यूज कर सकते हैं, जग भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन अगर हमने कोई ज्यादा हैवी चीज, एक फॉर एग्जांपल एलिफेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हमारे लिए अब वो गिलास जग चॉइस नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर देखें, अगर हमने इफ एल्स इवन नंबर फाइंड करना था, हम इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रोग्राम में हमने देखा कि अगर दो नंबर में से इक्वालिटी भी चेक करनी है तो वहां इफ एल्स यूज नहीं हो रही, वहां सिंपल इफ यूज हो सकती है, नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा वही है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। हमने दो वैल्यूज गेट करनी है और फिर हमने ऑपरेटर गेट करके ओपी में रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट वहां पे हमने यूज किया था इफ स्टेटमेंट को, यहां स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं स्विच को। स्विच अप्लाई किस पे करनी है? ओपी के ऊपर। इस स्विच लगा दें ओपी के ऊपर। ओपी में हमने हमारा ऑपरेटर पड़ा हुआ था, वहां हमने इफ लगाई थी ओपी के ऊपर ही, ओपी डबल इज इक्वल टू प्लस। यहां पहले स्विच अप्लाई कर देंगे कि इस चीज के ऊपर स्विच अप्लाई कर दो। अब इस स्विच का आंसर जो है वो केस की फॉर्मेट में दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक हमें इसी प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। केस प्लस। अब इस सूरत के अंदर भी अगर हमारा जो आउटपुट है वो किसी कैरेक्टर की फॉर्मेट में है तो हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे। अगर आउटपुट जो है वो जो केस जो है वो इंटीजर की फॉर्मेट में, लेट्स से ओपी के अंदर 1 2 3 स्टोर करवा रहे होते हैं, तो फिर हमें यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो केस हमारे पास प्लस की सूरत में हम आउटपुट दिखा रहे हैं और सम लिख दिया n+1 m और एंड लाइन कर दिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक नई स्टेटमेंट आ गई, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के साथ अटैच है या लूप फर्दर पढ़ेंगे उसके साथ अटैच होती है। ब्रेक क्या करती है कि यहाँ पे ब्रेक लगवा देगी कि अगर प्लस है कैलकुलेशन हो जाए, इससे आगे चेक ही ना करे, आगे जाए ही ना, प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाए। अगर नहीं, अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर तो वो इस वाले हिस्से में आएगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्रेक पे नहीं आएगा, नेक्स्ट केस पे चला जाएगा। अगर नेक्स्ट भी नहीं है फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे, और इस तरह फिर वो
लास्ट अगर नहीं है तो यहाँ वर्ड डिफॉल्ट यूज होता है एल्स के साथ, एल्स की जगह पे। स्विच के साथ 2 लेटर्स केस जो आउटपुट उसके आएंगे वो, और लास्ट में अगर वो केसेस मैच नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट वर्ड यूज होगा और इसके अंदर भी कोई हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमसे डिमांड की जा रही है, 6 हमने दिया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हमने 5 दे दिया और इसको मल्टीप्लाई स्टैटिक असेंबल दिया, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 आंसर इसका हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। अब हमने प्रिंटिंग नहीं करनी, कैलकुलेशंस करनी है कुछ, कि हमारा प्रोग्राम यूनिट ले और फिर उस यूनिट की बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन करे मुख्तलिफ किस्म के बिल्स की। और उसका क्राइटेरिया ये दिया गया है कि अगर यूनिट 1 से 100 के दरमियान में है तो पर यूनिट जो है वो 5 रुपीज़ चार्जेस होंगे। अगर 70 है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5 जितने भी यूनिट उसे मिले हुए होंगे। अगर 101 से 200 के दरमियान में है तो यूनिट रेट ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, और अगर अबव देन 300 है तो 15 रुपीज़ जो है पर यूनिट उसका एक्सपेंस आएगा। अब ये मुख्तलिफ कंडीशंस बनती हैं, मुख्तलिफ हम इसको इफ़ के अंदर, इफ एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इफ में कंडीशंस लगा सकते हैं। इट डिपेंड ऑन, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे डिप्लॉय कर रहा है। तो इसके लिए हम एक इंटीजर लिया, हमने यूनिट यू ले लें, यूनिट पूरा लिख लें, आपकी मर्जी। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। अब यूज़र से हम उसकी यूनिट अगर गेट करने हैं तो हम सी इन करवाएंगे और शुरू में एक स्टेटमेंट दे दी, इंटर द यूनिट ऑफ यूजेज, जस्ट अ स्टेटमेंट, प्लीज इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के नंबर इंटर कर दें। अगर वो 100 इंटर करे तो 500 उसका बिल कॉस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हमने लगाई, इफ यूनिट लेस देन आर इक्वल टू 100, लेस देन 100 हो या 100 के इक्वल हो तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी कि यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम उस सी आउट करते हुए भी फार्मूला अप्लाई करवा दें तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसको हम रिजल्ट में स्टोर करवाएं और बाद में रिजल्ट को सी आउट करवा दें तो भी कह लें कि ना वो आउटपुट सेम ही आएगी। यानी कि एक एग्जीक्यूशन का डिस्प्ले करने का एक मेथड ये भी है। तो हमने अपने इफ कंडीशन के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर अगर हम किसी ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं ना तो वो हमें उसका एरिया बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफ की हैं। ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब यूनिट जो है वो लेस देन 100 होगा और 100 के इक्वल होगा, और यही हमारी पहली कंडीशन है। और उसमें उस यूनिट जितने भी होंगे, अगर लेस देन 70 हो तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारा बिल कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो एल्स वाले हिस्से पे जाएगा। एल्स के अंदर फिर इफ लगाई कि अगर 100 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इट मींस कि 100 से अबव है, तो 100 से अबव क्या बनेगा, 101। इस कंडीशन के ऊपर आएगा ही तब जब 101 से ऊपर, 101 या इससे अबव वैल्यूज आएगी यूनिट्स की, क्योंकि अगर लेस देन हो, इक्वल टू 100 हो तो यहीं पे एग्जीक्यूशन होगी और स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम आगे एल्स वाले हिस्से पे जाएगा ही नहीं। इफ एल्स को हम स्टडी करके आए हैं। एल्स का मतलब अगर ये वाली कंडीशंस फॉल्स हुई फिर एल्स वाली कैलकुलेशन के ऊपर आए, और अगर यही कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसी को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो सेकंड, हम जब एल्स वाले हिस्से में आए तो हमें फिर एक कंडीशन है कि 101 से लेके 200 यूनिट्स हों,
101 पे पहुंचेगा ही तब जब एल्स वाली ट्रू होगी, एल्स वाले हिस्से पे आएगा, ये कंडीशन यानी कि फॉल्स होगी, फिर वो एल्स पे आएगा। और ये कंडीशन कब फॉल्स होती है? जब 100 से ऊपर यूनिट्स आएंगे, और 100 से ऊपर यूनिट जो है वो 101 से स्टार्ट होते हैं। लिहाजा हम सिर्फ अपर लिमिट अगर बता देंगे तो हमारा प्रोग्राम की लॉजिक बन जाएगी कि अगर यूनिट लेस देन 200 है, एल्स वाले हिस्से पे आया 101 की वजह से, और अपर लिमिट हमने बता दी कि यूनिट अगर 200 से लेस देन है तो कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन किस तरह परफॉर्म हो रही है कि जो फर्स्ट 100 हैं उसको मल्टीप्लाई बाय करें 5 से, और बाकी यूनिट्स में से 100 माइनस कर दे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 7 से। ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा और हमारी कैलकुलेशन होगी। फिर एल्स वाले हिस्से पे आ जाए, अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 200 भी नहीं है, इट मींस कि वो 200 से अबव है, और 200 और 300 के अबव क्या थे? 10 रुपए पर यूनिट। एल्स अगर यूनिट लेस देन और इक्वल टू 300 है तो बिल की कैलकुलेशन किस तरह से होगी? सी आउट फर्स्ट हमने जो 100 यूनिट्स हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट 100 जो होंगे वो 7 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 101 से लेके 200 तक जो यूनिट दिए गए हैं वो 700 होंगे, 7 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट्स बचेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। करली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो पहले माइनस होगा, यूनिट में से 200 माइनस हो गए, 200 100 पहले वाले, 100 ये वाले, और ये माइनस होके जो रिमेनिंग होगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट होके ये हमें रिजल्ट दे देगा। इसी तरह अगर लास्ट वाली ऑप्शन है कि अगर ग्रेटर देन 300 है, फिर क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 300 हो तो फिर फार्मूले के मुताबिक उसी तरह परफॉर्म करते हुए लास्ट वाले को मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। अगर यूनिट इन सब से हटके हो, मतलब लेट से अगर कोई रॉन्गली दे देता है, माइनस में दे देता है, तब वो एल्स वाले हिस्से पे जाएगा। एल्स वाले के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, रॉन्ग अमाउंट, बिल अमाउंट इज नो वैल्यू। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट से दे सकते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पे सी आउट पे आया था, इंटर द यूनिट ऑफ यूजेज। आप इस यहाँ पे कुछ यूनिट दें, फॉर एग्जांपल हम 102 दे देते हैं, तो वो इफ कंडीशन चेक करेगा और उसके मुताबिक उसका फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देगा कि फर्स्ट जो हमारे पास 100 यूनिट है वो 5 रुपीज के हिसाब से 500, एंड नेक्स्ट 2 यूनिट्स जो है वो 7 रुपीज के लिहाज से कैलकुलेट करेगा, तो 540। प्रोग्राम को डिफरेंट किस्म के इनपुट्स दें, उसके रिजल्ट्स देखें, और वो रिजल्ट्स जो आपको पहले से मालूम है उसको अप्लाई करके देखें। एक दफा इसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम माइनस में देते हैं कि हमने -10 यूनिट दिए उसे, तो देखें बिल अमाउंट इज -50। अच्छा, ये -50 क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट जो है हमारी कंडीशन ही ट्रू होगी कि यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो -10 लेस देन 100 है, लिहाजा उसने मल्टीप्लाई करके उसको -5 हमें वैल्यू दे दी, -50। इस चीज को भी अगर कंट्रोल करना है कि वो 1 से 100 हो, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ मेथड हैं। हम शुरू में इफ लगाएं कि वो अगर 1 से लेस देन है तो वो क्या करे, वो आउटपुट में बता दे कि यूनिट्स जो है वो आप माइनस में दे रहे हैं,
तो एक इफ उसके स्टार्ट पे लगा दे, फिर एल्स पे तब आएगा जब 1 से ग्रेटर देन होंगे। तो आप अपनी इस एग्जीक्यूशंस को, इस प्रोग्रामिंग की इस स्किल्स को, लॉजिक को इम्प्रूव करते रहें, बार बार अपने एग्जीक्यूट करके प्रोग्रामों को उसकी आउटपुट चेक करते रहें और नए नए मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते रहें। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, सी का एक प्रोग्राम राइट करें। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर या कैलकुलेटर हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है कि सिंपल कैलकुलेटर में क्या होता है, दो वैल्यूज, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं और उनके ऊपर कोई ऑपरेटर काम करता है। 2 + 2 4 बनाने के लिए हम उसको लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम, इसमें के अंदर हम दो वैल्यू को गेट करेंगे, फिर एक ऑपरेटर गेट करेंगे और जो ऑपरेटर होगा उसके मुताबिक उन वैल्यूज पे वो काम परफॉर्म हो जाएगा। एक नई चीज इसके अंदर आएगी, इंटीजर दो वैल्यू हमने m और n ले लिए। नेक्स्ट हमने एक करैक्टर OP लिया, ये करैक्टर CHAR, डाटा टाइप हमने अभी तक इंट और फ्लोट पे ही काम किया कि अगर पॉइंट वाली वैल्यूज लेनी है तो फ्लोट, और अगर बगैर पॉइंट के होल नंबर्स हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं तो उसे एज ए इंट के तौर पे ले लेंगे। करैक्टर ऐसी डाटा टाइप है जो एक करैक्टर प्रोग्राम के अंदर गेट किया, स्टोर हो सकता है इसके अंदर। हमारा ऑपरेटर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक सिंबल है और ये एक करैक्टर ही कंसीडर होता है, यानी कि ये करैक्टर के अंदर ही आएगा। तो हमें इसको स्टोर करने के लिए एक करैक्टर की जरूरत पड़ी, वो हमने OP के नाम से करैक्टर ले लिया। उसी तरह हमने मैसेज दिया, वैल्यू n में स्टोर करवाई, फिर मैसेज दिया, वैल्यू m में स्टोर करवा दी, और नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इंटर ऑपरेटर और वैल्यू OP में स्टोर करवा दी। अब चेक किया हमने, इफ OP = प्लस। एक और बात है कि प्लस जो है वो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमे में दी। करैक्टर जो होंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमे में ही कंडीशन के अंदर दिए जाएंगे। अगर इंटीजर होता तो या फ्लोट होता, फ्लोट के ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एक आधा प्रोग्राम उस पर भी हम अप्लाई करके देखेंगे। तो OP जो है उसके अंदर एक करैक्टर पड़ा हुआ है, अगर वो करैक्टर प्लस है, = है, तो ये वाला काम परफॉर्म हो। अब इसमें हमने रॉन्गली लिखा हुआ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, तो इसने इसको एज इट ही प्रिंट करवा देना है। अगर हम सम लिख देंगे तो वो सम वर्ड प्रिंट करवाएगा, = साथ कर दिया, और फिर हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया। कॉन्कैटिनेशंस दो चीजों को आपस में मिला देना। तो एक स्टेटमेंट हमारी ये है और दूसरी स्टेटमेंट हमने n + m जो नंबर्स थे और उनमें प्लस का ऑपरेटर साथ शामिल हो गया। अगर कंडीशन प्लस है तो वो प्लस करें, एंड लाइन नई लाइन पे स्टेटमेंट चली जाएगी, प्रोग्राम अब नई लाइन पे चला जाएगा। अगर प्लस नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर वो एल्स पे आएगा। एल्स पे एक और कंडीशन लगाई, हमने चेक किया कि प्लस नहीं है तो फिर माइनस देख ले। अगर माइनस है तो वो यहाँ पे माइनस कर दे और इसको सब्ट्रैक्शन लिख दे डिस्प्ले के लिए। एल्स अदरवाइज प्रोग्राम के इस हिस्से पे आए, यहाँ पे इफ हमने लगाई कि अगर OP में हमारे पास स्टैरिक पड़ा हुआ है, स्टैरिक मल्टीप्लिकेशंस, x नहीं आएगा, स्टैरिक इसमें दिया गया है। x भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो उसने एज ए सिंबल के तौर पे लेना है, और फिर इसको हमने डिस्प्ले कर दिया कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, n स्टैरिक। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज होगा, यहाँ x यूज नहीं होगा, एरर आएगा। और अगर ये वाली कंडीशन भी नहीं अप्लाई होती, फिर वो एल्स वाले हिस्से पे आए। यहाँ फिर हमने चेक किया कि वो जो OP के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है वो इस तरह की तो नहीं है। अगर इस तरह की है तो फिर वो डिवाइड कर दे उन n और m को। और अगर ये सब कंडीशंस नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो फिर क्या करे? तो फिर वो इस वाले हिस्से पे आके रॉन्ग ऑपरेटर डिस्प्ले किया और कहा ये ऑपरेटर ही रॉन्ग है।
चले जी, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लाइन के अंदर हमने फर्स्ट नंबर दिया 10, इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमने दे दिया 5, इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर हम दे रहे हैं स्टैरिक, तो हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई 50। पहले प्लस चेक हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर जब स्टैरिक वाले हिस्से में आया तो उसने कहा हाँ ये स्टैरिक यूज हुआ है, स्टैरिक स्टोर हुआ है ओपी के अंदर, और अगर स्टैरिक ओपी के अंदर स्टोर हुआ है तो उसको ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें क्या था, इसमें एक सी आउट थी और उस सी आउट के अंदर मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, देन उसके साथ इसका आंसर था कि जो फर्स्ट नंबर है स्टैरिक कर दे एम के साथ। अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे हम गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टैरिक की जगह पे यहाँ -c लिख देते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसी प्रोग्राम को चेक करते हैं, 10 नंबर दिया, फिर 5 नंबर दिया, तो प्रोग्राम ऑपरेटर दिया हमने वही स्टैरिक, और ये देखें हमें आंसर जो है वो 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम प्रोग्राम में एक मिस्टेक की, n-m कर दिया मल्टीप्लाई करने की बजाय। तो प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो एक डल मशीन है, उसको नहीं पता कि आपने स्टैरिक को चेक किया है तो यहाँ स्टैरिक आना चाहिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो ये हमने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दी, उसने वो स्टेटमेंट प्रिंट कर ली, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन के अंदर ऑपरेटर दिया उसके मुताबिक उसने उसको परफॉर्म किया है। अब यही प्रोग्राम एक नए मेथड से परफॉर्म करते हैं कि यही अरिथमेटिक कैलकुलेटर होगा, लेकिन हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या चीज है? स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ के लिए यूज होती है, और इसका मेथड भी उससे सिमिलर, जहां पे एक से ज्यादा चॉइसेस हों और उनमें से आपने एक चॉइस को चूज करना हो, वहां पे स्विच स्टेटमेंट भी यूज की जा सकती है। अब ये आप पे प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, वो इफ को यूज करे, वो इफ एल्स को यूज करे, वो स्विच को यूज करे, तो ये उसकी अपनी चॉइस है। कुछ काम सबके साथ हो रहे होते हैं, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ काम एक स्टेटमेंट के साथ नहीं हो रहे होते, दूसरी स्टेटमेंट के साथ वो ज्यादा सूट कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में हम वही स्टेटमेंट को, वही स्ट्रक्चर को, उसी मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हम आम लाइफ के अंदर ये चीजों को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, थोड़ा सा पानी, तो हम गिलास भी यूज कर सकते हैं, जग भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन अगर हमने कोई ज्यादा हैवी चीज, एक फॉर एग्जांपल एलिफेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हमारे लिए अब वो गिलास जग चॉइस नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर देखें, अगर हमने इफ एल्स इवन नंबर फाइंड करना था, हम इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, इफ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रोग्राम में हमने देखा कि अगर दो नंबर में से इक्वालिटी भी चेक करनी है तो वहां इफ एल्स यूज नहीं हो रही, वहां सिंपल इफ यूज हो सकती है, नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा वही है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, हमने दो वैल्यूज गेट करनी है और फिर हमने ऑपरेटर गेट करके ओपी में रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट वहां पे हमने यूज किया था इफ स्टेटमेंट को, यहां स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं स्विच को। स्विच अप्लाई किस पे करनी है? ओपी के ऊपर। इस स्विच लगा दें ओपी के ऊपर। ओपी में हमने हमारा ऑपरेटर पड़ा हुआ था, वहां हमने इफ लगाई थी ओपी के ऊपर ही, ओपी डबल इज इक्वल टू प्लस। यहां पहले स्विच अप्लाई कर देंगे कि इस चीज के ऊपर स्विच अप्लाई कर दो। अब इस स्विच का आंसर जो है वो केस की फॉर्मेट में दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक हमें इसी प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। केस प्लस
अब इस सूरत के अंदर भी अगर हमारा जो आउटपुट है वो किसी कैरेक्टर की फॉर्मेट में है तो हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे। अगर आउटपुट जो है वो जो केस जो है वो इंटीजर की फॉर्मेट में, लेट्स से ओपी के अंदर 1 2 3 स्टोर करवा रहे होते हैं, तो फिर हमें यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो केस हमारे पास प्लस की सूरत में हम आउटपुट दिखा रहे हैं और सम लिख दिया n+1 m और एंड लाइन कर दिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक नई स्टेटमेंट आ गई, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के साथ अटैच है या लूप फर्दर पढ़ेंगे उसके साथ अटैच होती है। ब्रेक क्या करती है कि यहाँ पे ब्रेक लगवा देगी कि अगर प्लस है कैलकुलेशन हो जाए, इससे आगे चेक ही ना करे, आगे जाए ही ना, प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाए। अगर नहीं, अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर तो वो इस वाले हिस्से में आएगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्रेक पे नहीं आएगा, नेक्स्ट केस पे चला जाएगा। अगर नेक्स्ट भी नहीं है फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे, और इस तरह फिर वो लास्ट अगर नहीं है तो यहाँ वर्ड डिफॉल्ट यूज होता है एल्स के साथ, एल्स की जगह पे। स्विच के साथ 2 लेटर्स केस जो आउटपुट उसके आएंगे वो, और लास्ट में अगर वो केसेस मैच नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट वर्ड यूज होगा और इसके अंदर भी कोई हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमसे डिमांड की जा रही है, 6 हमने दिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमने 5 दे दिया और इसको मल्टीप्लाई स्टैटिक असेंबल दिया, तो ये 5 × 6 30 आंसर इसका हमें डिस्प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं। यहां तक के लिए प्रोग्रामों की तो लिस्ट बहुत लेंथी हो जाएगी। हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगले चैप्टर के अंदर हमारे पास है आइटरेशन मेथड, रेपिटिशन मेथड। जी नेक्स्ट हमारे पास आइटरेशन स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो रिपीट होती, वर्किंग को रिपीट कर रही हो। जैसे आम लाइफ के अंदर भी हम कहते हैं कि आप 10 दफा इस लाइन को पढ़ें, स्टेटमेंट को रीड करें, तो ये इंस्ट्रक्शंस हमने 1 टाइम दी कि रीड दिस सेंटेंस 10 टाइम्स, तो एक दफा स्टेटमेंट दी और काम जो है वो 10 टाइम्स हुआ। अगर किसी को कहा जाए कि वो 10 रोटियां खाए तो कहा एक दफा है, वो 10 टाइम्स उसको काम को परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग में हमें जरूरत पड़े तो उसको रेपिटेशन कहते हैं, आइटरेशन कहते हैं, बार बार उस प्रोग्राम के चलने को कहते हैं। 2 तरह से होता है, एक में कंडीशन पता होती है, एक में नहीं होती। हम कोड की तरफ निकलते हैं। तो हमारे पास जो लूप के जो स्ट्रक्चर हैं इनको लूप कहा जाता है। लूप इज अ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मेनी टाइम्स। किसी स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा दफा अगर चलाना है तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास लूप्स की 3 टाइप्स हैं। उसके मुताबिक हम प्रोग्रामों को पहले देखते हैं। वाइल लूप,